हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल साइको विज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की पार्ट 2, जिसमें हम आज उसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, जिसका जो है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, एसोसिएनिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। बेसिकली जो हमारा ये दूसरा जो पार्ट है उसकी हिस्ट्री को लेकर के है। इससे थोड़ी सी हिस्ट्री हमने इसकी पहले वाली वीडियो में भी की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है कॉग्निटोलॉजी से रिलेटेड, वो जरूर देख लें ताकि आगे आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाए। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट अगर आपने नहीं किया तो वो जरूर करें। और कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी बच्चों का रिस्पॉन्स जो है मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या कराती है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं और कहाँ से इसका इमर्ज हुआ है, और किन किन फिलोसफर का कंट्रीब्यूशन रहा है कोग्निटिव साइकोलॉजी को लेकर के। आगे हम आज बात करेंगे साइकोलॉजिकल इंटीसीडेंट ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी के संदर्भ में किन किन साइकोलॉजिस्ट ने अपना योगदान दिया है, क्या क्या दिया है, आगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है। तो प्लीज कमेंट याद करके करना है। चलिए, यस, सबसे पहले जी कोग्निटिव साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की ही अगर हम बात करें, कोग्निटिव की भी ना बात करें, तो साइकोलॉजी की हिस्ट्री में अगर बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहा है हमारी हिस्ट्री में, कोग्निटिव की हिस्ट्री में भी, साइकोलॉजी के हिस्ट्री में भी। इसमें क्या है जी, इसमें एक विल्हेल्म वुंट नाम का एक इंडिविजुअल है। मैं शुरू से बताता हूँ आपको। विल्हेल्म वुंट ने 1879 में क्या किया था, फर्स्ट लैबोरेटरी स्टैब्लिश की थी। फर्स्ट लैबोरेटरी किसकी थी? साइकोलॉजी की पहली एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी स्टैब्लिश की थी। और वो कहाँ की थी? लिप्जिंग में की थी। जर्मनी है लिप्जिंग, वहां पर उन्होंने क्या है जी, साइकोलॉजी की पहली एक्सपेरिमेंटल लैब स्टैब्लिश की थी। और उसको इसी काम को लेकर के जो है विल्हेल्म वुंट, ये विल्हेल्म वुंट है, विलियम वुंट नहीं है, विल्हेल्म वुंट है। तो इसके इसी काम को लेकर के, इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर के इसको जो है ना हम साइकोलॉजी के फादर भी मानते हैं। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है जी? वो फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हेल्म वुंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी स्टेब्लिश की थी लिप्जिंग में, जर्मनी एक शहर है, ठीक है जी, जहां पर उन्होंने माइंड को साइंटिफिकली स्टडी करना शुरू किया था। ठीक है जी, ये तो थी हमारा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। विल्हेल्म वुंट ही जो है हमारे जो स्ट्रक्चरलिज्म है, बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये क्या है? ये हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। जब साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने की बात आती है कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसको लेकर के अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया और उन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अपना अपना एक स्कूल क्रिएट किया। जो विल्हेल्म वुंट का जो स्कूल था, उनका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हम अप्रोच भी बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनके जो फाउंडर हैं, स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर है कौन है जी? विल्हेल्म वुंट है। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या करती है जी? विल्हेल्म वुंट क्या कहता है? स्ट्रक्चरलिज्म सीक टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, ठीक है ना। जब माइंड को एक्सप्लेन करने की बात आई, साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने की बात आई, तो स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या कहा कि जो है ना, जो हमारी जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है या जो हमारी साइकोलॉजी है, वो क्या करती है? वो माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है जी। माइंड का स्ट्रक्चर, व्हाट टू मीन बाय माइंड का स्ट्रक्चर? क्योंकि माइंड को तो माना ही नहीं था कि माइंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। माइंड यहाँ पर हमारे मेंटल प्रोसेस को लेकर के बात हो रही है, या माइंड कोई स्ट्रक्चर नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि माइंड के कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था कि माना ही नहीं था। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि माइंड का स्ट्रक्चर? माइंड नहीं, यहाँ पर मेंटल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, यानी ये कहता है, स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि अगर किसी भी वस्तु की, किसी भी इवेंट की अगर हमें हमारे दिमाग में नॉलेज बनानी है, जैसे हमने पहले वीडियो में बात किया था, प्लेटो ने क्या कहा है, एरिस्टोटल ने क्या कहा, रेन डेस्कार्ट ने क्या कहा, उसी हिसाब से विल्हेल्म वुंट के स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि जो नॉलेज हम क्रिएट करते हैं ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, इवेंट की
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट के बिहाफ पे करते हैं। क्योंकि जस्ट सपोज कि हमारे सामने ये एक पेड़ है, ठीक है, हम इसको परसीव करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म। कैसे परसीव करते हैं जी? ये इसका स्टेम्प है, ये इसके लीव्स हैं, ये इसकी शाखाएं हैं, ऐसे से क्या है, हम इसके क्या है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट को पढ़ते हैं और उसको हम क्या करते हैं जी परसीव करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें परसीव करना है तो उसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि हम उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को हम परसीव करते हैं। Its perception by analyze those perception into their constituent component। वो कौन कौन सी अफेक्शन, अटेंशन, मेमोरी एंड सेंसेशन। देखिए जब हम इस पेड़ को, इस वृक्ष को परसीव करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसका अफेक्शन भी होगा, हम उसके ऊपर अटेंशन भी देंगे, इसकी मेमोरी भी कहीं ना कहीं स्टोर होगी, और सेंसेशन से सारी चीज शुरू होती है। तो परसेप्शन हमारी सेंसेशन से ही शुरू होती है। वो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, सेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे और परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है जी स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हमें लेनी है, उनको परसीव अगर करना है, तो हम उसके कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तभी जाकर के वो हमारे माइंड में स्टोर होता है, तभी जाकर के हमारी कोग्निशन के अंदर वो आता है। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये मीनिंग इसका क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चरलिज्म वाज द फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ द थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी। ये पहला स्कूल था, ठीक है। विल्हेल्म वुंट ने अपनी लैब स्टैब्लिश की और साथ में स्ट्रक्चरलिज्म के को फाउंडर भी ये बन गए, फाउंडर भी बन गए, जो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी है और फादर ऑफ साइकोलॉजी भी क्या है, विल्हेल्म वुंट है। ये क्या कहता है जी, आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस इज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं अगर इस पेड़ को परसीव कर रहा हूं तो इसके हर एक प्रत्येक एलिमेंट को क्या है जी कंबाइन करके ही क्या मैं इसको परसीव करूंगा, और उसी को उन्होंने क्या बोला था, सेंसेशन। क्योंकि मैं जिस जैसे ही इस पेड़ को देखूंगा मेरी सेंसेशन काम करेंगी, सेंसेशन ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएगी, ब्रेन उसके एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगरेशन करेगा और बाद में उसको लेबल दे देगा कि ये क्या है। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म किसकी बात करती है, स्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को लेकर के बात करती है हमारे। यस, साथ में इन्होंने क्या है जी एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट की बात कर, एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, सेंसेशन होता है, एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है जी। देखिए इस ये क्या कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म के जो अगर हमने बताया कि ये स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड का काम करता है, तो इसके लिए इसको असेसमेंट के लिए इन्होंने मेथड बताया है। वो मेथड कौन सा है जी, वो है एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। ये कहता है कि साइकोलॉजी में अगर हमें किसी की भी साइकोलॉजी के बारे में पता करना है तो एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम यूज करते हैं। ये क्या है जी, ए टेक्निक इन विच ट्रेन्ड पार्टिसिपेंट डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस एंड थॉट्स प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है ना, बेसिकली क्या था, हम जो है बिहेवियर को क्या मानते हैं, कोई स्टिमुलस आया है उसका रिस्पॉन्स करना बिहेवियर कहलाता है। इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना है किसको जी, जो स्टिमुलस हमारे पास एनवायरनमेंट से आ रहा है उसको डिस्क्राइब करना है, उसको परसीव करते उसके एक्सपीरियंस क्या है और उसके थॉट प्रोसेस क्या है, इनको क्या करना है जी फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड विल्हेल्म वुंट या स्ट्रक्चरलिज्म यूज करता है वो होता है एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। इसके अंदर क्या होता है जी, हम किसी भी इंडिविजुअल को कोच पे लेटा करके उसको एक स्टिमुलस प्रोवाइड करवाते हैं और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उसके माइंड में जो भी बातें आ रही हैं वो सामने वाले को क्या जी बताता है, तो वो होता है एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। स्ट्रक्चरलिज्म का जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो क्या है जी, वो है एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। आई थिंक आपको स्ट्रक्चरलिज्म जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, फंक्शनलिज्म। दूसरा जो थॉट्स ऑफ स्कूल है साइकोलॉजी का वो है जी फंक्शनलिज्म। विल्हेल्म वुंट के बाद विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स क्या है जी इसके फाउंडर हैं। विलियम जेम्स ने अपनी एक बुक लिखी है, एक सिंगल बुक थी उनकी, क्या जी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसमें फंक्शनलिज्म की बात करता है। स्ट्रक्चरलिज्म तो कहता है कि माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन फंक्शनलिज्म क्या कहता है, सजेस्टेड दैट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ थॉट्स रादर देन इट्स कंटेंट। कि आपका जो थॉट्स हैं वो कैसी प्रोसेस कर रही हैं, आपके जो थॉट्स है ना वो फंक्शन की बात करता है कि आपका माइंड का फंक्शन क्या है, ना कि उसके कंटेंट क्या है।
ठीक है ना। जैसे हम पेड़ को परसीव कर रहे थे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म, हम इसके स्ट्रक्चर को परसीव करते हैं। बट ये क्या कहता है कि फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि हम अगर इस पेड़ को परसीव कर रहे हैं ना कि इसके स्ट्रक्चर पर, बाकी इसके हम इसको कैसे सोच रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस इसको लेकर के क्या है, वो हमें क्या है जी, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाएगी एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरलिज्म। तो फंक्शनलिज्म में स्ट्रक्चरलिज्म को बात को नकारा, उसने कहा कि साइकोलॉजिस्ट को फोकस करना चाहिए प्रोसेस ऑफ द थॉट्स की, हमारे थॉट्स हैं वो कैसे प्रोसेस करते हैं। फंक्शनलिज्म सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल डू एंड व्हाई दे डू इट। फंक्शनलिज्म क्या कहते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, प्रोसेस ऑफ द थॉट, कि हम वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो लोग वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। तब जाकर के हम क्या है जी, साइकोलॉजी के वो जो नॉलेज है वो गेन कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म। इन्होंने अपना प्रैग्मेटिस बताया है, बिलीव दैट नॉलेज इज वैलिडेशन बाय इट्स यूजफुल। इन्होंने बेसिकली क्या है, हम इसका मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शनलिज्म का एक इंपॉर्टेंट मेथड है pragmatists believe that knowledge is validate by its usefulness। वो अगर नॉलेज हमारी बनी है, अगर हम भविष्य में उसको यूज कर रहे हैं, तो ही क्या है उसकी क्या है जी, वो वैलिडेट हो। और यूज कब करेंगे, जब हमारे माइंड में वो स्टोर होगी। वो फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इंफॉर्मेशन को माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता है, और बाद में जब उसका हम यूज करते हैं तो उस नॉलेज को हम क्या जी, वैलिडेट करते हैं। तो इस फंक्शनलिज्म जो स्कूल है उसके फाउंडर कौन है जी, विलियम जेम्स हैं आपके, ठीक है। वो बात करते हैं इसकी फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ थॉट्स। चलिए जी आगे चलते हैं। यस, अब फंक्शनलिज्म की बात सुनी हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात सुनी, एक नया कॉन्सेप्ट आया जो है एसोसिएशनिज्म। ठीक है, बेसिकली बुक्स में इसका जिक्र बहुत कम मिलता है क्योंकि इसके थॉट्स ऑफ स्कूल्स में उसको नहीं पढ़ते, लेकिन इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, साइकोलॉजी के कंट्रीब्यूशन में इसका महत्वपूर्ण पार्ट रहा है एसोसिएशनिज्म। वो क्या है जी, बात करते हैं। एसोसिएशनिज्म एग्जामिन हाउ एलिमेंट ऑफ द माइंड लाइक इवेंट आइडियाज कैन बिकम एसोसिएट विद वन अनदर, द माइंड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग। यस, ये कहता है कि किसी भी कंटेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अगर लर्न करना है तो वो क्या करता है जी, वो साथ माइंड के उस एलिमेंट को भी और आइडियाज दोनों को ही कंबाइन करके एक फॉर्म ऑफ लर्निंग तैयार करता है। यानी ये कहता है कि मैं स्ट्रक्चरलिज्म को भी मानता हूँ, मैं फंक्शनलिज्म को भी मानता हूँ, ये दोनों को मानता है, इसलिए क्या इंटीग्रेटिव सिंथेसिस अप्रोच है इसकी ये। ठीक है ना, ये कहता है कि माइंड की स्ट्रक्चर भी काम करता है और फंक्शन भी, इसीलिए कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ द माइंड, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को भी क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और साथ साथ में हमारे इवेंट्स और आइडियाज क्या है, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को एसोसिएट करके एक दूसरे के साथ, तभी हम जो न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग तैयार करते हैं, ये कहता है एसोसिएशनिज्म। एसोसिएशनिज्म कहता है कि तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं एसोसिएशनिज्म के लिए। पहला क्या जी, कॉन्टिग्यूटी। एसोसिएशन थिंग्स दैट टेंड टू अकर टुगेदर एट अबाउट द सेम टाइम। ठीक है ना, ये कॉन्टिग्यूटी कहता है कि दो चीजें एक साथ एक ही टाइम पे होनी चाहिए। वो कॉन्टिग्यूटी वो किसमें हेल्प करेगी, आपकी एसोसिएशन में करेगी। सिमिलैरिटी, एसोसिएशन थिंग्स विद सिमिलर फीचर एंड प्रॉपर्टीज, उन दोनों की, आपके थॉट्स एंड इवेंट और आपके एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, उन दोनों के बीच में क्या है जी, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलैरिटी ही अगर होगी, अगर दो एक दूसरे से सिमिलर करते होंगे, तभी क्या है हम उसको उनके साथ एसोसिएशनिज्म कर पाएंगे, एसोसिएट कर पाएंगे। और दूसरा जो है कॉन्ट्रास्ट, एसोसिएशन थिंग्स दैट शो पोलैरिटी सच एज हॉट कोल्ड लाइट डार्क डे नाइट, है ना, उसकी क्या है जी, ब्राइटनेस की बात करता है। कॉन्ट्रास्ट की बात करता है कि आपके जो थिंग्स है, आपके जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए, हॉट कोल्ड लाइट डार्क डे नाइट। ठीक है जी। एसोसिएशनिज्म, एक एसोसिएशनिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका ये, हरमन एबिंगहॉस। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू अप्लाई एसोसिएशनिस्ट प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल बना था एसोसिएशनिज्म का, उनको सबसे पहले अप्लाई करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हरमन एबिंगहॉस। उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने अपने ऊपर ही क्या है, अपने ऊपर ही एक स्टडी, मेंटल प्रोसेस की स्टडी की थी। उसने क्या किया था,
कुछ नॉनसेंस सिलेबस तैयार किए। नॉनसेंस सिलेबस जैसे कि नॉनसेंस सिलेबस इसके CVC की फॉर्म में होते हैं। C का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, V का मतलब होता है वोवल, C का मतलब है कॉन्सोनेंट। जैसे मैं कोई एक वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, FAX। ये क्या है फैक्स? फैक्स क्या है? ये नॉन सेंस सिलेबस नहीं है हमारे लिए। इसके लिए क्या है? सेंस तैयार हो रही है। फैक्स जो हम फैक्स करते हैं, ईमेल के थ्रू फैक्स करते हैं, उसकी एक सेंसेशन तैयार हो रही है। तो ये हमारा नॉन सेंस सिलेबस नहीं है। तीन वर्डों का एक ऐसा हमें वर्ड बनाना है, तीन का, कि जिसका कोई सेंस नहीं बन रही हो। जैसे AOX, इसका कोई हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं बन रहा। ये तो क्या है हमारा, ये नॉनसेंस सिलेबल हो गया। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे नॉनसेंस सिलेबस तैयार किए और उसके बाद क्या है जी, खुद की ही मेमोरी का इन्होंने टेस्ट किया था। तो एसोसिनिस्ट एक ऐसे हरमन हेमनिकोस थे जिन्होंने एसोसिनिस्ट प्रिंसिपल को सिस्टमेटिकली लागू किया था। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये आगे हम जब इसका टॉपिक आएगा तो उसमें अच्छे से डिटेल करेंगे। यहाँ पर कोग्निटिव साइकोलॉजी हिस्ट्री की बात करें तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इसको हिस्ट्री के रूप में पढ़ रहे हैं। आगे चलिए। एक अनदर इन्फ्लुएंस एसोसिएनिस्ट थे जिनका नाम था जी E.L. थॉर्नडाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जी, हमें याद रखना पड़ेगा। E.L. थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि रूल held that the role of satisfaction the key of forming association। ये कहता है कि एसोसिएशन अगर हमें करना है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपका क्या है जी, काम करता है। यानी आपको ये उस परफॉर्मेंस देने के बाद आपको क्या रिवार्ड मिला है, एज ए क्या रिवार्ड आपको मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है, रिवार्ड मिल रहा है, वो भी आपकी एसोसिएशनिज्म में काम करेगा। और इसी को इसने टर्म दिया था प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी लर्निंग प्रोसेस सीखते हैं, उसके बाद वो सीखने का हमें क्या रिवार्ड मिलता है, क्या इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, वो भी क्या है जी आपके लर्निंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है। ये था इवार्ड ली थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट। Thorndike believed that an organism learn to respond a given way, the effect the given situation if it is rewarded repeatedly for doing so। अगर उसको सेटिस्फेक्शन बार बार मिल रहा है, वो रिवार्ड अगर उसको बार बार मिल रहा है, तो वो बिहेवियर वो बार बार करेगा। ये कौन कहता है? थॉर्नडाइक कहता है जी। ठीक है जी, आई होप आपको ये बिहेवियरिज्म जो है अच्छे से समझ में, सॉरी एसोसिएशनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं जी। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है जी? JB वाटसन है। और मैंने आपसे पहली वीडियो में बताया था, जब हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री में बात कर रहे थे, बिहेवियर, द स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने कहा था? JB वाटसन ने कहा था। ठीक है जी। JB वाटसन क्या थे जी? उन्होंने एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने माना है, डिससेटिस्फाइड हो गए कि ये कोई मेथड नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूस्ड एक्सट्रीमली वेरिएबल रिजल्ट। देखिए, अगर मैं किसी अनदर पर्सन के ऊपर, जस्ट सपोज कि मैंने आपके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन मेथड लगाया, वही मेथड मैंने दूसरे के ऊपर लगाया, दोनों के जो रिजल्ट आएंगे ना वो बहुत ज्यादा वेरी करेंगे। और अगर रिजल्ट अगर वेरी कर रहे हैं तो हम क्या ही कंक्लूजन पे निकलेंगे। तो इसलिए क्या जी, उन्होंने एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शन मेथड को नकार दिया कि नहीं, ये कोई मेथड नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या जी, दीज रिजल्ट वर डिफिकल्ट टू वेरीफाई। ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या करता है, इंडिविजुअल क्या करता है, अपने ही थॉट्स को बताता रहता है। अब हमें क्या पता कि वो अपने जो थॉट्स बता रहा है हमें, वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है, तो उस रिजल्ट को हम क्या जी वेरीफाई नहीं कर सकते। ये दूसरा कारण था उसको डिससेटिस्फाइड करने का, डिसएग्री होने का, कि हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज नहीं। वाटसन ने ही क्या जी प्रपोज किया था न्यू अप्रोच, जिसको बिहेवियरिज्म कहते हैं। बिहेवियरिज्म क्या करती है? ही बिलीव दैट साइकोलॉजिस्ट शुड कंसंट्रेट ओनली द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी इसका। बिहेवियरिज्म अप्रोच क्या कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं, ना ही हम किसी मेंटल प्रोसेस को, ना ही हम कि हमारी जो है इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, हम इसको स्टडी नहीं करते। साइकोलॉजी के अंदर अगर हम बिहेवियर को स्टडी करना तो कौन से वाला बिहेवियर? हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो बिहेवियर हमें दिखाई देता है।
ठीक है ना। जेबी वाटसन कहता है कि जो बिहेवियर हम देख सकते हैं, हमारे आंखों के सामने हो रहा है, उसी बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। कि मेंटल प्रोसेस यानी इंफॉर्मेशन कैसे गई, कहाँ स्टोर हुई, कहाँ नहीं हुई, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। हम सिर्फ पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म ने स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स किया, बस इतना ही पढ़ते हैं। बिहेवियरिज्म जेबी वाटसन कहते हैं। आगे एक और बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है जी इवान पेवलोव। इन्होंने ना कुत्ते के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, और कुत्ते के एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने कह दिया था कि जो लर्निंग होती है हमारी, वो कौन सी होती है जी, इनवॉलेंट्री लर्निंग होती है। यानी कुत्ता जब घंटी बजते ही लार टपकाना शुरू कर देता है, तो वो जो कंडीशनिंग उन्होंने करवाई थी, उस कंडीशनिंग की थ्योरी का उन्होंने नाम दिया जी क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग भी क्या है जी, इन्वॉल्व मोर देन जस्ट ऑन एसोसिएशन बेस्ड ऑन द टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी। यानी वो कॉन्टिग्यूटी को तो मानता है। कॉन्टिग्यूटी क्या था जी, कॉन्टिग्यूटी है जी, दो ऑब्जेक्ट को हम एक साथ एक ही टाइम पे किसी के सामने प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कॉन्टिग्यूटी होती है। यानी दो स्टिमुलस हमें एक साथ एक ही टाइम पे हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है जी, एसोसिएशन करवाना। और ये इवान पेवलोव की जो थ्योरी है, आगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो इन डिटेल पढ़ेंगे, इनवॉलेंट्री लर्निंग थ्योरी। ठीक है जी, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। इवान पेवलोव लर्निंग की बेसिकली इन्होंने थ्योरी दी थी, जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग। इफेक्टिव कंडीशनिंग रिक्वायर कंटीजेंसी। अकॉर्डिंग टू इवान पेवलोव, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कंडीशनिंग करवानी है, तो उसके क्या है जी, कॉन्टीजेंसी होना बहुत जरूरी है। यानी प्रेजेंटेशन ऑफ फूड बीइंग कंटीजेंट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस। जब उसने कुत्ते के सामने जैसे ही बैल बजाई, और दूसरा जो खाना लेकर के आ रहा था, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप था ना, वो बिल्कुल कम था। यानी कंटीजेंसी टाइम तो कम होगा ही होगा, साथ साथ में क्या है जी, बहुत सारी ट्रायल करनी पड़ेगी हमें, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी फूड को बेल के साथ, जब जाकर के कुत्ते के सामने क्या है जी, बेल एसोसिएट हुई थी। इसमें नेक्स्ट है जी स्किनर का, बीएफ स्किनर ने भी अपना एक रिसर्च किया था नॉन ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर, कबूतर के ऊपर। इन्होंने कुत्ते के ऊपर किया था, इन्होंने कबूतर और चूहे दोनों के ऊपर किया था रिजेक्ट मेंटल मैकेनिज्म। उन्होंने ना मेंटल मैकेनिज्म यानी मेंटल कंटेंट को ही रिजेक्ट कर दिया कि मेंटल कंटेंट कुछ भी नहीं होता। ही बिलीव दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक कंडीशनिंग होती है जी ऑपरेंट, यानी कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, एनवायरनमेंट में अपने स्टिमुलस के ऊपर ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करके बदले में उसको क्या मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रहा है। बदले में क्या मिल रहा है जी, रिवार्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रहा है। वही उसकी लर्निंग को क्या है जी, स्ट्रेंथन करवाती है और वीकनेस करवाती है। करवाती है और स्ट्रेंथन करवाती कि हम हमारे एनवायरनमेंट में आने वाले उद्दीपक के ऊपर ऑपरेट करते हैं, इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसका नाम। ऑपरेट करते हैं, और ऑपरेट करने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, रेनफोर्समेंट है, मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। वो क्या करती है जो उसके बिहेवियर को क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है एंड वीकनिंग करती है। इसकी भी ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग जब लर्निंग का हम चैप्टर पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। बहुत लंबी थ्योरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी थ्योरी है जी। चलिए आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है जी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्टेट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना व्हेन व्यू देम एज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एज होल। ठीक है ना। ये क्या कहती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, हम उसको एज ए होल परसीव करते हैं। उनको टुकड़ों में तोड़ करके हम लर्न नहीं करते, हम एज ए होल लर्न करते हैं। उन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जी, चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। चिंपैंजी का नाम जो था वो सुल्तान नाम था। सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर अपने लर्निंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो लर्निंग कौन सी थी, वो इनसाइट लर्निंग थी। जब लर्निंग की हम पार्ट पढ़ेंगे, लर्निंग का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था। वो कहता है कि जी हम किसी के भी अगर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है ना, तो हम उसको स्मॉल पार्ट में अंडरस्टैंड नहीं करते, हम उसको क्या जी एज ए होल, हम एज ए होल परसीव करते हैं। जैसे कि ये वृक्ष है, ये शाखाएं हैं, ये पत्ते, हम ऐसे नहीं, हम इसके आसपास के सारे जो ये लैंड है, इनके पीछे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, तो हम उसके सारे के सारे पूरे एनवायरनमेंट को क्या है जी, ध्यान में रखते हुए एज ए होल परसीव करते हैं, और बाद में कहते हैं क्या है, ये हमारा पेड़ है, वृक्ष है। वो लर्निंग कौन सी है, वो इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग क्या करवाती है, अंडरस्टैंडिंग द
unobservable mental event by which someone goes from having no idea about how to solve a problem. अगर किसी की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हम इंसाइट से, सूझबूझ से यूज करते हैं। सुल्तान का जो एक्सपेरिमेंट में क्या था, उनको सुल्तान का जो हाथ है ना वो केलों तक नहीं पहुंच रहा था, उस पास में एक छड़ी रखी थी, उसने उस छड़ी को देखा, उठाया और केलों तक पहुंचाया, वो नहीं पहुंची। दूसरी छड़ी थी साथ में, उसको जोड़ा, ऐसे ऐसे दो तीन छड़ियां वो जोड़ता गया। देखिए जो जोड़ता गया ना, वो जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज करता, वो इनसाइट यूज करा था, अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके क्या है उन्होंने उनको केले अपनी तरफ लिया और अपनी जो है भूख थी उनको, उस भूख को खत्म किया। तो क्या है जी, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो लर्निंग होती है वो इनसाइट लर्निंग होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एज ए होल परसीव करते हैं। तो ये था कॉग्निटिव साइकोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वो भी थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में ही जिक्र करेंगे। उसके बाद हमारा हम एक एक चैप्टर शुरू करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, हम लर्निंग के चैप्टर से शुरू करेंगे जी। ठीक है, यस। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज वो कर दें, क्योंकि इस पे और भी स्टेटिस्टिक्स के टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो दो टॉपिक मैंने आपके साथ साथ स्टार्ट किए हैं, कोग्निटिव साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि दोनों के दोनों यूजीसी नेट के लिए हो, वो चाहे सीटेट हो, एसटेट हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना और बताना कि इसका कंटेंट कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।